तो अब मैं वो जो गालियाँ देने को मुझसे बोला गया, तो फिर मैं बल्ब को देख के ये गधा और ये सब बोला, तो उन्होंने कहा अबे गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है, तो थप्पड़ पड़ा मुँह पे। फिर मैंने कहा अच्छा सर, जो आप बोलोगे सर वही बोलूँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ये गालियों की लिस्ट है, अब ये बोलो, तो कल रट के आना, ये 15 सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अच्छा अब तक याद हो गई अब तक कि याद नहीं? है। तो बस जय सुमन। ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। फहमी बदायूनी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि उसको खींचना थी तस्वीर मेरी, उसको खींचना थी तस्वीर मेरी, मुझको हंसना पड़ा खुशी के बगैर। आजकल लोग जो है ना, उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियां आ गई कि सब कुछ एक दिखावटी हो रहा है, और इस दिखावट के चक्कर में लोग मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन, जिसमें सबसे आम बीमारी के तौर पर आजकल घर कर गई है जगह जगह। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर संदीप बुधवार साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू परवेज भाई। मेरा नाम डॉक्टर संदीप बुधवार है। मैं एक मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, जिसे हम अंग्रेज़ी में साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। आदाब, सलाम, नमस्कार। बाराबंकी की जनता को, इस डिस्ट्रिक्ट की जनता को नमस्कार। आपके अपने संदीप बुधवार का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। ऐसा है कि आप लोगों का दिमाग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं आज आपका दिमाग पढ़ा जाए। उसकी वजह ये है डॉक्टर साहब कि दिन भर घिरे रहना मरीजों के बीच में, और सभी लोग अपने अपने जिस भी आप फील्ड में हैं उसमें आपका काम है कि दिन भर स्ट्रेस लेना, और शायद वो जो लाइफ का बैलेंस है वो नहीं बैठा पाते हैं। इस वजह से ही लाइफ में इस तरीके की डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो है उभर कर सामने आ रही। हम बीमारियों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, उपचार के बारे में सब बाद में बात करेंगे डॉक्टर साहब। पहले ये बात करेंगे कि ये बचपन से ही आपका दिमाग था कि आगे चल के आप इतने बड़े दिमाग के डॉक्टर बनेंगे? नहीं, मैं देखिए एमबीबीएस जब कर रहा था तो सच बोलूँ तो मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना चाहता था, हड्डी का डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसे आप बोलते हैं। पर कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं यूएस के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, ECFMG वगैरह देने होते हैं हमको, है तो उसकी तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे बिहेवियर साइंस नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसका हमें एग्ज़ाम देना होता है। तो जब मैंने उसके नोट्स वगैरह पढ़ने शुरू किए, साइकेट्री के ऐसे हम पोस्टिंग करते थे एमबीबीएस में, लेकिन जब मैंने उसके नोट्स वगैरह पढ़ने शुरू किए तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होने लगा, इस ब्रांच में। उसके बाद कुछ लोगों से मिला, जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट था, जाता रहता था, तो मुझे लगा यार ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एंड हम लोगों के भावनाएं, लोगों की दिक्कतें, लोगों की जिसे हम सॉफ्ट साइंस बोलते हैं, ये एक वो चीज़ थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर उसके बाद कि यार नहीं यार, करेंगे तो साइकेट्री करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने जब अपने घर पे भी ये बात बोली तो एक दो बार इसको लेके हुआ, यार यार साइकेट्रिस्ट ही क्यों, क्या पागलों के डॉक्टर जिसे लोग अमूमन बोल देते हैं, एक भाषा होती है पागलों के डॉक्टर। लेकिन मेरे को हमेशा इस चीज़ में एक था कि नहीं, ये पागलों का डॉक्टर नहीं है, दिस इज़ लाइक समथिंग यू आर डीलिंग विद द इमोशंस ऑफ पीपल। लोगों की भावनाएं, लोगों की मानसिक प्रताड़नाएं, जो उनकी दुख हैं, उनके साथ वो आपको शेयर करेंगे, वो आपको बताएंगे, आप उनकी फीलिंग्स के साथ जुड़ेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ब्रांच इज़ द ब्रांच जो मैं लेना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। अच्छा, ये बाई चॉइस थी मेरी। बाई चॉइस थी। अच्छा, ये जो बुधवार सरनेम आपका बड़ा निराला है, तो ये क्या बुध को पैदा हुए थे कि? ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर, हम खत्री हैं बाई कास्ट, तो हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो खत्री लिखते थे। वो पता नहीं कैसे वो बुधवार आया, ये मेरे फादर को भी नहीं पता, बट वी आर वेरी हम बहुत ही कम लोग हैं बुधवार जो हैं। तो अभी भी मेरे कॉलेज में अगर वापस जाएं और कोई सेकंड बुधवार जाएगा तो लोग याद जरूर रखेंगे, यार वो एक बुधवार था, 01 बैच में था, 01 बैच का। तो इसलिए थोड़ा सा ये है, पर इसका मुझे एक फ़ायदा भी हुआ जब ये मैंने उस समय, और वैसे अपने जो मैं एकेडमिक डेज में ये सब नहीं था मुझे पता, लेकिन जब मैं इसमें उतरा तो लोग मुझे बड़े आसानी से जान गए, अरे वो डॉक्टर बुधवार बैठते हैं, आसानी से याद हो गया लोगों को। शायद इसका मुझे एक प्लस पॉइंट और एडवांटेज मिला। अच्छा, क्लास में जब पढ़ते होंगे तो बच्चे नहीं कुछ? बहुत बार ऐसा होता था कि कई लोग टीचर्स भी नहीं पढ़ पाते थे। और क्या होता था कि जब हम महाराष्ट्र में थे, तो मुंबई में, तो वहाँ पर हमारे सरनेम पहले लिख देते हैं वो आपके फ्रंट नेम से। जैसे मेरा नाम संदीप बुधवार है तो वहाँ बुधवार, तो वहाँ पे नाम उन्होंने मैं कर दिया बुधवार संदीप।
तो अब वहाँ पे हर आदमी ये सोचता था मेरा नाम बुधवार है क्या, तो मैं कहता नहीं यार इन्होंने सरनेम मेरा आगे कर दिया, मैं क्या करूँ, बुधवार संदीप हो गया। तो अब क्लास में भी मगर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था यार कि हम बहुत कम लोग हैं और बुधवार मेरा सरनेम है। अभी भी लोग बहुत बार, आपको बताऊँ मुझे 8 ईयर्स हो गए यहाँ पे परवेज भाई, लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे आके पूछते हैं कि आप बुधवार को ही बैठते हैं डॉक्टर साहब। हमने कहा नहीं भाई, बैठता रोज़ हूँ भाई, संडे छोड़ के, वो मेरा सरनेम है, टाइटल है, क्या कर सकता दो हूँ। बच्चों के आगे भी आपने लगाया यही बुधवार। फॉर दैट आई एम प्राउड। फॉर दैट आई एम प्राउड। अच्छा, वो स्कूलिंग कहाँ की रही है आप? एंथनी में पढ़ा हूँ, एंथनी से पास हुआ। उसके बाद 11 और 12 मदर लखनऊ से आपकी किया। आनंद भवन में मेरी टीचर थी? मदर आनंद भवन में टीचर थी और काफ़ी स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया है यहाँ के। और फादर एग्रीकल्चर में थे लखनऊ में, तो फादर रोज़ आते जाते थे और मदर यहाँ पे थी। प्रॉपर मैं बहराइच को बिलोंग करता हूँ। मतलब मदर आनंद भवन में थी, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं था कि मैं अपने बेटे को पढ़ा पाऊंगी, तो उन्होंने एंथनी में। एक्चुअली मदर ने जॉब बाद में स्टार्ट की, हमने स्कूलिंग पहले शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा। हमारी स्कूलिंग पहले शुरू हो गई थी और मदर ने बाद में ज्वाइन किया। कैसे बच्चे थे, शरारती की? आई वॉज एवरेज गुड गाय, मतलब बहुत ज़्यादा शरारती नहीं। क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे और क्रिकेट खेला भी। और लेकिन उसके बाद आप जानते हैं जैसे आप एक स्मॉल टाउन से आते हैं जब, तो आपके पेरेंट्स को एक अपेक्षाएं होती हैं, दे हैव अ फीलिंग कि नहीं मेरा बेटा कुछ अच्छा करे और एकेडमिकली साउंड रहे। तो फिर स्पोर्ट्स साइड में हो गया, फिर पढ़ाई को एक तवज्जो मिलनी शुरू हो गई और उससे फिर लगा कि नहीं यार इसी में कुछ अच्छा करना है। 01 में मेरा सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और उसकी भी आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 2001 की बात है, तब इंटरनेट आया था और बहुत कम जो था ये आपके नेट सर्फिंग की जगह होती थी और बहुत स्लो इंटरनेट बाराबंकी में तो चलता ही नहीं था। तो मुझे अपना रिज़ल्ट देखने के लिए वाजपेयी जी की दुकान है जो बुक्स की दुकान है, ये चौराहे के ऊपर छाया पे, तो वो ऑल इंडिया का रिज़ल्ट देखने के लिए मुझे काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा था। मुझे ये पता चल गया था मैं सेलेक्ट हो गया बुक मार्ट वाले से लखनऊ में, फ़ोन पे पूछ लिया था लैंडलाइन से फादर ने। पर वो रिज़ल्ट देखने के लिए, मैं संडे का दिन था और शाम को 5 बजे एक हिंदू करके पेपर आता है दिल्ली का, उसमें वो रिज़ल्ट निकलता था। तो मैं स्पेशली साइकिल चला के गया, यहाँ से दौड़ता हो गया साइकिल से। मैंने कहा अब लखनऊ तो मिलेगी नहीं, उस समय कन्वेंस इतने ईजी नहीं थे जितने आज हो गए, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बोला हाँ रिज़ल्ट तो हाँ आ तो गया है हिंदू पेपर। मैंने कहा यार मुझे दे दो यार प्लीज़ अंकल दे दो, मुझे देखना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा 100 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा अंकल 50 लाया हूँ। कहता अच्छा 50 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर देखने के बाद पैसे दूंगा नहीं वापस। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल जो भी होगा। मेरे मन में था कि यार हो तो गया, पता है कि अगर नहीं गलत भी हुआ तो पैसे तो चले जाएंगे। देखा तो उसमें मेरा रोल नंबर था, तो बड़ा खुशी हुई थी उस दिन, क्योंकि तो उम्मीद थी मतलब कि सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, जब पढ़ाई कर रहे थे तो फोकस आपका था मेडिकल लाइन पे ही? मेडिकल लाइन पे था। तो पेरेंट्स भी चाहते थे कि नहीं संदीप तुम इस लाइन को चुनो, इसमें जाओ। और फिर ये था कि देखिए वो जो दौर था और आज का जो दौर है उसमें एक फ़र्क ये है कि तब हम अपने पेरेंट्स की बातें मानते थे, वो जो कहते थे हम उस हिसाब से ही काम करते थे। आजकल तो होता है ब्रांचेस भी इतनी आ गई हैं और लोग अपने रे ऑफ इंटरेस्ट बच्चे ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल था उस दौर में, कोचिंग वोचिंग अच्छी नहीं होती थी। मैं आपको बताऊं है ना? उस दौर के बारे में, मैं कभी कभी जो मेरे पास यहाँ पर बच्चे आते हैं आज के डेट के जो तैयारी कर रहे हैं, तब बाराबंकी में लाइट बहुत कम आया करती थी। अगर आपको तो परवेज भाई पता होगा, पता चला पेट्रोमैक्स एक चीज़ हुआ करती थी, मैं हर से बोलता हूँ, उसको जला के उसमें वो लगाते थे, एलिमेंट उसका होता था और वो जलता था और वो आंगन में रख के पढ़ना रात में। उसके चारों तरफ जो हैं वो कीड़े मकोड़े आना और वो उससे भी झेल के, और लाइट कम रहा करती थी। तो वो सब एक दौर अलग था। मतलब मुझे लगता है कि मगर एक चीज़ मैंने हमेशा लाइफ में मानी है कि अभाव का प्रभाव होता है। इंसान की ज़िंदगी में जब कमियां होती हैं तो वो उन कमियों से लड़ के बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। इंस्पिरेशन मिलता है कि अब यार कुछ करना है, इन सब से, है ना? और मैं मानता हूँ कि इसीलिए स्मॉल टाउन के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बिग टाउन, बिकॉज उनके पास वो लग्जरीज़ नहीं है लाइफ की, जो लग्जरीज़ बड़े टाउन में लोगों के पास शायद अवेलेबल हैं और शायद उनको बड़ी आसानी से वो चीज़ मिलती हैं, वो हम लोग को नहीं उस समय, वी वर नॉट गेटिंग दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वो जो अभाव था उसने ज़्यादा। फिर कॉलेज कौन सा मिला आपको? फिर मैंने मुंबई चुना, मुंबई, उसके बाद फिर यूजी पीजी सब वहाँ से किया। और रैगिंग हुई? रैगिंग हुई। और कोई ऐसा कुछ याद है आपको जो
आपके साथ हुआ कि यार कहाँ फंस गए आगे यार? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मेडिकल कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर होता है ना, हम लोग ऑल इंडिया से हर कॉलेज में लगभग 15-20 लोग जाते थे, तो हमारा 180 का बैच था। तो वहाँ मराठी बहुत थे, तो हम लोग की जो रैगिंग होती थी वो सिर्फ ऑल इंडिया के बच्चे जो नॉर्थ इंडियंस पहुँचते थे सेलेक्ट होके, वही ले सकते थे आपस में। Okay. तो उसके अंदर अजीब अजीब तरीके का था, गालियाँ देना होता था। तो मुझसे एक एपिसोड आपको बताता हूँ कि अब मैं यहाँ से गया था तो मैं गालियाँ, जैसे बल्ब लगा इसको गालियाँ देनी थी, तो मुझे गालियाँ वही वाली आती थी, कुत्ता, कमीना। तो अच्छा, वो तेरी माँ का साका नहीं? वो सब आता नहीं था, वो पता ही नहीं था, वो छोटी छोटी। तो अच्छा, वो उस समय क्या आप समझ रहे होंगे कि एक शाई टिमिड सॉर्ट ऑफ लड़का जो पहुंच गया है कॉलेज, और उसके बाद अच्छा गालियाँ सुनते थे पर देते नहीं थे मुझसे, क्योंकि उस बैकग्राउंड या आप जो भी बोल रहे हो उसको उस कल्चर में नहीं इतना अच्छा नहीं रहे। तो अब मैं वो जो गालियाँ देने को मुझसे बोला गया, तो फिर मैं बल्ब को देख के ये गधा और ये सब बोला, तो उन्होंने कहा अबे गाली दे रहा है कि प्यार कर रहा है, तो एक थप्पड़ पड़ा मुँह पे। फिर मैंने कहा अच्छा सर, जो आप बोलोगे सर वही बोलूँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ये गालियों की लिस्ट है, अब ये बोलो, तो कल रट के आना, ये 15 सीरियल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अच्छा देनी, अब तक याद है। तो बस उसी सीरियल में मुझे देनी थी। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि अब पीडियाट्रिशियन है जयपुर में, तो वो उसको मैंने बोला यार, उसका नाम जावेद था। तो मैंने कहा देख यार जावेद, वो मैं रूम पार्टनर थे, मैंने कहा कि देख यार ऐसा है कि हम दोनों जो हैं ये गालियाँ जो रट लेते हैं और सीरियल ऑर्डर में एक दूसरे को सुनाएंगे, क्योंकि इसी में देनी है हमको सुबह है, तो तू ये रट ले, मैं भी ये रट रहा हूँ, और एक दूसरे को रिवीजन कराते हैं। तो मोटिव पढ़ाई नहीं, मोटिव ये था कि सुबह सीनियर का थप्पड़ नहीं खाना फिर से जाके। तो फिर आपस में सुनाई एक दूसरे को और जो है रिवीजन करा, वहाँ जाके हो गया, तो सीनियर भी खुश हो गया, हाँ भाई पूरे सीरियल ऑर्डर में इसने गाली दी है वो सारी। तो वो जैसे आपने बचपन की जो पढ़ाई की वो आगे जाके काम आई, तो ये गालियाँ कभी काम आई, कहीं निकालना पड़ा आपको? मैं हमेशा कहता हूँ कि रैगिंग जैसे बहुत नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए, क्योंकि दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। जो सीनियर्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, वो उस समय आपकी रैगिंग तो लेते हैं, बट वो आपकी केयर भी बहुत करते हैं। वो आपकी एक तरीके से दे आर लाइक अ प्रोटेक्टर फॉर यू। वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा टीचर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। दे हेल्प यू ऑल्सो। तो ये जो रैगिंग होती है ना, अगर फिजिकल नहीं है और बहुत ज़्यादा कोई वो सब नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक बॉन्डिंग कराती है अपने सीनियर्स के साथ, ओपन कराती। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो आप यूजुअली जो हैं वो अलग रहते हैं अपने माँ बाप से, आपको सारी दिक्कतें खुद ही झेलनी होती हैं, तो वो आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाता है। तो फिर वो रैगिंग जो है, वो जो गालियाँ थी, वो कभी सिस्टम के खिलाफ निकली कि हम जो फेस करते हैं अक्सर जाके, ये ऑफिसेस में गए छोटा सा काम कराना, बहुत बार। फिर तो हर जगह वो यूज ही होती रही कॉलेज में यूज होती रही, फिर अपने जूनियर्स को इम्पार्ट की गई। तो वो मगर उसे बोलते हैं ना, उसने अंदर से बहुत स्ट्रांग किया। वो जो एक सिस्टम वाला मामला बताइए। आप एक बार कह रहे थे कि कहीं आपको जाना था और मामला फंसा था बहुत ज़्यादा आपका। मैटर ये था, मैं आपको बताऊं कि एक बार मुझे अपना जो था एक सर्टिफिकेशन कराना था, तो उसके अंदर जो वहाँ का अधिकारी होता है उससे साइन कराना था। तो एक आईएएस साहब थे, तो मुझे आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे, तो उनके पास मुझे एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो ले गए और उन्होंने मुझे पहले बहुत देर सिर्फ उसको सर्टिफाई करना था, उनको मुझे बहुत देर बैठा के रखा, और फिर मैं अंदर गया। हाँ, तो अंदर गया तो उन्होंने बैठाने के बाद, या तो उनके पास पूरे मेरे पेपर्स थे, पहले ही मना कर देते। उसके बाद मुझे बोला कि आप किसी से भी जाके कराइए, मैं नहीं करूँगा, मैं आपको कैसे जानती हूँ, जबकि उन्होंने बताया कि इनको मैं जानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप किसी से भी करा सकते हैं जाके, क्या ज़रूरत है आप हमारे पास ही आए कराओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने उनसे एक चीज़ बोली कि मैडम ऐसा है कि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ, एक साइकेट्रिस्ट हूँ, और मुझे एक पेपर पे आपके, और मैं कोई वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं भी अपना काम छोड़ के आया आपके पास हूँ। लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि कोई आदमी आया है, उसकी भी अपनी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, आप उसको जो है इतना दौड़ा रहे हैं, और अगर आपको पहले ही मना करना था तो 1 घंटा बैठा के क्यों रखा? तो किया कि नहीं किया? किया उन्होंने बाद में, जब मैंने उनसे ये चीज़ बोली। तो जब आप मन में दे चुके हैं, हाँ, है ना। तो डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा एक अहम पहलू है कि बहुत सारी जगह आप जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ से कहा जाता है कि जो आपका सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, और जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसको आप अप्रूव कराइए किसी ऑफिसर से, गजेस्टेड ऑफिसर से। उसके पास जाते हैं तो वो कहता है मैं आपको पहचानती नहीं हूँ या पहचानता नहीं हूँ। जब आप सारे सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं और पता है कि वहाँ पे लगना है, तो ये व्यवस्था की एक खामी है। पर अब वही कहते हैं ना, हमारा सिस्टम ऐसा है, हम इसको क्या कहें। और जो आदमी उस पद पे या उस पोस्ट पे बैठा होता है,
तो वो जिसे बोलते हैं ना कि वो सोचता है कि नहीं यार अब तो हम सब कुछ हम ही हैं। अच्छा, एमबीबीएस करने के बाद फिर आपने डिसाइड किया कि अब आप जो है एक साइकियाट्रिक बनना है आपको। हाँ, एमबीबीएस के बाद MBBS के बाद, उसके बाद हुआ। उसके बाद अच्छा, फिर आप तो मुंबई चले गए थे, वहाँ जॉब कर रहे थे? नहीं, उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो मैं कुछ समय के लिए अपने सर के साथ था। तो उस समय एक जिसे आप बोलते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में था कि मैं वापस आऊँ कि नहीं आऊँ। तो मैंने जब DNB कंप्लीट किया अपना, तो फिर लगभग 2-3-4 महीने मेरे दिमाग में ही रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक लाइफ गुजार ली थी वहाँ पर और सर्किल भी था। और मेरे जो सर थे डॉक्टर माचिस वाला, ही वाज वन ऑफ द रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट ऑफ मुंबई। तो उनके साथ काम करना अपने आप में बहुत ही प्रिविलेज की बात थी। और सर ऑलवेज़ यूज़ टू केयर फॉर मी कि यार संदीप तुम क्या करोगे, आगे जाना चाहते हो। मैं कहता था सर कि सर कहते थे नो यू शुड बी इन दिस सिटी, आप यहाँ रहो, ये अच्छा है। पर एक समय आया ना कि पेरेंट्स भी इधर थोड़ा एज होती जा रही थी, सिक रहने लगे थे फादर खासकर। और उसके बाद उनकी मर्ज़ी थी कि मैंने काफ़ी समय गुजार लिया, तो नाउ आई शुड कम बैक। तो फिर लगा कि जब उनकी मेडिकल कंडीशंस थोड़ी वर्स्ट होती चली गई, लगा कि नहीं नाउ ही रिक्वायर्स मी। तो मैंने फाइनली सोचा कि लेट्स मूव बैक टू माई होम टाउन। इट वॉज मतलब मैं बोलूँगा बहुत टफ था वो। तो उस वक्त आपने करियर से ज़्यादा प्रायोरिटी दी पेरेंट्स को, जो कि होनी चाहिए और आजकल लोग कम करते हैं। पर मैं बोलता हूँ कि वो एक एसेट है लाइफ में। हम कमा तो बहुत कुछ लेते हैं, कमा भी लेंगे, अगर हम में काबिलियत है, हमें क़ुव्वत है, हमें चीज़ों को करने के हुनर है और अकल है, तो हम कर भी लेंगे। लेकिन पेरेंट्स विल नेवर रिटर्न बैक, मेरा मानना है। और शायद कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान। वो आपकी उन्होंने जब आप छोटे थे तो केयर की है, तो नाउ अब उनकी केयर करना चाहिए भी हमको। एंड अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ब्रिंगिंग मी बैक, यहाँ वापस लाने में माई वाइफ हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल। मैं आपको मैं डॉक्टर साहब वहीं पे आने वाला था कि अमूमन दिखता है कि एक डॉक्टर की वाइफ जो होती है वो भी एक प्रैक्टिशनर ही होती है, डॉक्टर होती है। आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ का रोल अदा कर रही हैं और पेरेंट्स की, आपके बच्चों की केयर कर रही हैं। तो उनका कैसे पर्दापरण होता है आपकी लाइफ में, एंट्री कैसे होती है? मैं बाराबंकी आया हुआ था बॉम्बे से कुछ समय के लिए, और मेरी वाइफ के कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो बाराबंकी लखनऊ में रहते हैं। मतलब वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पर हैं, पर उनके कुछ रिलेटिव्स, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बिलोंग करते हैं लखनऊ को ही, तो वो मैं यहाँ से 68 में माइग्रेट कर गए थे। तो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं तो वो यहीं रहते हैं, तो वो यहाँ आई हुई थी। तो उसकी भी आपको बहुत अच्छी स्टोरी एक बताऊँगा। तो किसी हमारे जैसे होता है ना रिलेटिव्स कोई आते हैं हमारे यहाँ भी, तो उन्होंने बताया कि उनकी डॉटर है, अगर संदीप की मैरिज हो तो देख लो। तो आई फर्स्ट मेट माई वाइफ एट रॉयल कैफ़े लखनऊ। तो ऐसी मम्मी ने बोला चलो देख लेते हैं कैसी हैं, तो वो लखनऊ में थी तो हम मिलने चले गए। तो जब मैं वहाँ मिला तो वो तब जेट एयरवेज़ में जॉब करते थे। तो अब मैं मिला तो मेरे फादर मदर मिले, हम भी मिले। अच्छा, वो थोड़ी कैजुअल सी मीटिंग थी और उसके बाद डिनर साथ किया। तब मैंने उनसे फ़ोन नंबर मांगा तो उन्होंने मुझे अपना नंबर नहीं दिया, पर उनको ये पता था मैं भी बॉम्बे में हूँ, वो भी बॉम्बे में है। नंबर नहीं दिया उन्होंने मुझे। तो उन्होंने बोला कि अब उनके मन में शायद उस समय रहा हो कि पता नहीं कहीं फ़ोन ना करने लगे बाद में, तो उन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी दे दिया कि कुछ हो तो इस पर मेल करना। मैंने कहा अरे, तो फिर हम कुछ समय तक मेल पे ही चैट करते रहे। मुझे बड़ा अंदर से क्यूरियस होता था, मैं कुछ भेजता था कि कब आएगा वहाँ से। तो इट वाज लाइक एक इम्तिहान ले रही थी। हाँ, इट वाज लाइक फिर थोड़े समय में मुझे लगने लगा कि यस शी इज़ द गर्ल जिससे मैं चाहता हूँ शादी करना आगे। और फिर जैसे नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ में होता है, थोड़े बहुत ऑल्टरकेशंस होते हैं, थोड़े बहुत फ्रिक्शंस होते हैं, बस वो फ्रिक्शंस हुए। एंड अल्टीमेटली आई वॉज वेरी एडमेंट दैट आई वांटेड, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं किसी डॉक्टर से करूं, बट मेरा मन था कि मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसे से करूं जिसके साथ मैं शाम को आऊं तो कभी और भी कुछ बात करूं डॉक्टरी के अलावा छोड़ के। तो वो नी पे बैठ के वो इजहार करने वाला वो सीन नहीं हुआ? वो नहीं हुआ, पर हाँ ये रहा कि बहुत बार दौड़ाया भगाया गया
अच्छा, आपको अगर भाभी को कोई गाना डेडिकेट करना हो तो कौन सा गाना मुझे करेंगे? एक ही गाना बहुत पसंद है, अभी ना जाओ छोड़कर, आय हाय, कि डॉक्टर दिल साहब, अभी 2 भरा लाइन नहीं। लेकिन मैंने कहा था आप दिमाग के डॉक्टर, लेकिन हम लोग आज आपके दिमाग से खेलेंगे तो गुनगुना के। वो एक गाना है जो मैं हमेशा कभी भी, और मुझे उसमें देव साहब बहुत स्मार्ट लगे हैं, तो और वो ना गाना मेरे मैच लिए भी कर रहे हैं हाँ आपसे मैं हो जाए डॉक्टर साहब, हो जाए आज। वो मेरी लाइफ मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है। हाँ ठीक है, हम बहुत आओ, अच्छी हूँ आवाज़ नहीं है। किया था भाई। अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो बाहर बन के। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा ज़रा महक तो ले, ये दिल ज़रा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले ज़रा, आय हाय हाय। ये शाम ढल तो ले ज़रा, ये दिल मचल तो ले ज़रा, मैं थोड़ी देर पी तो लूँ, नज़र के घूंट पी तो लूँ, बस। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आ तो गया। मतलब आपने प्रूव कर दिया कि आप भाभी को बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत। सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं अक्सर इस सॉन्ग को सुनता हूँ। और फिर 2011 मेरी हमारी शादी हो गई। तब तक मेरी वाइफ जेट एयरवेज़ में ही थी। 13 में हमको किड्स हुए, ट्विंस अबीर और इशित। तब तक हम बॉम्बे में ही थे, और उसके बाद वाइफ को जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज किड्स को देखना था। दोनों बेटे थे और दोनों ट्विंस थे। फिर 14 में ऐसा हुआ कि फादर थोड़ा बीमार हुए, उनको इलनेस हुई, हार्ट की प्रॉब्लम्स रहीं। तो एक शाम को मैंने ऐसी ही, वाइफ ने मुझसे बोला कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हो क्योंकि पापा बीमार रहते हैं वहाँ, तुमको ये भी सोचना पड़ता है। तो उसने बोला कि चलो वापस चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी रहोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम उस तरह के आदमी नहीं हो, यू आर एन इमोशनल सॉर्ट ऑफ गाय। तुम वैसे वाले नहीं हो, प्रैक्टिकल सॉर्ट नहीं हो कि छोड़ो चीज़ें हो गई जाने दो क्या करना है, तुम परेशान रहोगे, लेट्स मूव बैक, चलते हैं बाराबंकी। मैंने कहा कि मेरे लिए तो आसान होगा क्योंकि मैं तो वहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बट यू हैव नेवर लिव्ड इन बाराबंकी। उसने बोला कोई बात नहीं, तुम रह लोगे मैं भी रह लूँगी, इट्स ओके, लेट्स मूव बैक। हमें बिकॉज मैं उससे नहीं एक्सपेक्ट करता था ये चीज़, क्योंकि वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हाँ, है ज़्यादातर मुंबई में, ये प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम। तो मैंने कहा कि ठीक है, वन फाइन डे वी मेड अ मूव। मैंने कहा तुम चलो, मेरे 3-4 महीने अभी बाकी हैं DNB तो करने वो के बाद। महानगर मुंबई, जी बॉम्बे जी तब था, जी जी, महानगर बॉम्बे से आके एक बाराबंकी, छोटे से नगर बाराबंकी में बाराबंकी। प्रैक्टिस करना। हाँ, तो शुरू में कैसी, क्या क्या आपने फेस की प्रॉब्लम्स? बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं बोलूँगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस सिटी एक्चुअली परवेज भाई, आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ बाराबंकी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस शहर का, कि मैं शहर को इतने समय बाद आया, लेकिन मुझे लगता है शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत एक्सेप्ट किया। मैं आज भी बोलता हूँ। स्टार्टिंग में कैसे क्या? मैंने मेयो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया क्योंकि उस समय थोड़े मॉनेटरी बेनिफिट्स की ज़रूरत थी, तो वो ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू करी, लोगों से मिला। अच्छा, मैं जहाँ था बॉम्बे में जिनके साथ, उनसे मैंने कुछ गुण सीखे थे। उन गुणों में से एक गुण ये था कि लोगों के साथ मिल के रहना, मिलनसार रहना। और दूसरी चीज़ क्या, उन्होंने मुझे बोला कि पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना, मेहनत करना, लोगों से ताल्लुकात बनाना, लोगों को ठीक करना, पैसा तो अपने आप आएगा तुम्हारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ये जो मतलब कहते हैं ना कि एक डॉक्टर के पास आदमी जाता है और जब उससे मिल के आता है, और कोई डॉक्टर कोई ऐसा होता है जो उससे मीठी मीठी बातें करता है, तो 50% तो वो वहीं से ही हो जाता है पेशेंट। बड़ा कुछ डॉक्टर बड़ा रूडली और बात करते हैं, और खासकर आपकी फील्ड में तो उसमें तो बहुत काउंसलिंग की जरूरत पड़ती सबसे है। बड़ा रहता है कि मेरा मानना है ना, जो मैं खुद भी ये चीज़ कहता हूँ और ये मैं सीख के भी आया, कि आप एम्पैथेटिक रहिए, सिंपैथेटिक मत रहिए। एम्पैथेटिक का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो मैं आपके शूज़ में उस पैर को डाल के देखूं कि आपको क्या फील हो रहा है, आप किस दौर से गुजर रहे हो। सबसे ज्यादा कैसे जब पेशेंट आते हैं आपके पास? मिक्स्ड है, पर मुझे लगता है आजकल स्ट्रेस रिएक्शंस के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट,
बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स ये सब बहुत देखी जाती हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं ये जो है मरीज़। तो आप ये एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जब 15 के बाद मैं आया तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी क्लिनिक जो है शुरू करी, पर मेरा मेन ध्यान था कि मुझे कहीं से अटैच नहीं होना, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक माई नेम। ये जो एक अंदर से मेरे अंदर फीलिंग थी, मुझे लगा कि नहीं यार, अगर नाम बनाना है तो मुझे खुद ही बनाना है। मैं भागा दौड़ा, जैतपुर गया, फतेहपुर गया, जितनी छोटी यहाँ पे थी चीज़ें जहाँ पे लोग मुझे जाने कि मैं ऐसा कोई आदमी हूँ जो बैठता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं साइकेट्री में यूजली लोग फेथ हीलर्स के पास ज़्यादा जाते हैं, हर धर्म के जैसे होते हैं ना, पंडित हैं, मौलवी हैं, उनके पास उनको लगता है कि भाई ये लोग जो हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं भूत प्रेत की बीमारी किसी भी तरीके का हो। तो मैं उन लोगों से भी मिला, सच बोलूं तो मैंने उनसे बोला कि आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहिए, मैं आपके किसी धर्म या किसी काम पे उंगली नहीं उठाऊंगा, पर अगर पेशेंट्स को ऐसी कोई दिक्कत, ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो प्लीज़ उनको भेजिए, आप दुआ भी करिए, पूजा भी करिए, पर दवा ज़रूर कराइए उनकी। हाल दर हाल कुछ सालों में डिप्रेशन नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसने बड़ी जबरदस्त तरीके से लोगों को ऊपर अपना असर दिखाया है। क्या ये शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा हो रही है, ये गाँव में रहने वाले लोगों को कम हो रही है? अगर ये हो रही है तो इसकी मूल वजह क्या है? ये बोल नहीं सकते कि सिर्फ शहरों में रहने वालों को हो रही है, गांव में भी रहने वालों को हो रही है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक दिस इज़ अ मिथ, जैसे अंग्रेज़ी में बोलें कि ये लोगों को, शहर के लोगों को ज़्यादा एफ्लिक्ट कर रही है, गांव में नहीं करी। अब मैं आपको गांव का केस बताता हूँ। मेरे पास बूढ़ी औरतें आती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ में, 3 लड़के हैं, तीनों में से कोई उनकी केयर नहीं करता। ओल्ड एज डिप्रेशन जिसे मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई बाहर रहता है, कोई अलग हो गया। गांव की बात बता रहा हूँ। पहले मैं सोचता था, जब आप सोचते हैं, मैं भी सोचता था जब मैं यहाँ आया कि यार हो सकता है गांव में चीज़ें कम हो, क्योंकि वहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स बहुत हैं कि लोग मिलजुल के रहते हैं। बट अब ये चीज़ें शायद ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी अपेक्षाएँ, उसकी महत्वाकांक्षाएँ, उसके अपने सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स, और उसके बाद हर आदमी आज़ादी चाहता है, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। वो चाहता नहीं नहीं नहीं, वो भाई करे, ये भाई करे, वो भाई करे, हम नहीं कर पाएंगे। तो उस चक्कर में गांव में भी ये बीमारी बड़ी कॉमन होती जा रही है। जैसे पहले आप देखते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, घर में किसी एक को प्रॉब्लम होती थी, पूरा घर खड़ा होता था। इट यूज टू, ये एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होता था उसको, जिसको प्रॉब्लम है और उसके साथ, जिसके साथ उसके घर के इसके साथ हो रही है, कि मेरे साथ लोग हैं, वो एक बूस्टर होता था उनके। पर आज वो सिस्टम अब कम होता जा रहा है, एकाकी लाइफ होती जा रही है जिसे हम बोलते हैं। अब लोग एकांत में अकेले हो गए हैं, अकेले में रहने लगे हैं ज़्यादातर। मोबाइल एक सहारा बन गया है लोगों का, वो एक फॉल्स वर्ड बन गया है, एक फेक वर्ड, जहाँ पे जो दोस्त हैं वो भी दोस्त नहीं है, पता नहीं है, वो लाइक्स भी सही की लाइक्स नहीं है। पहले लाइक्स क्या होती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे, जैसे जब आप और हम बचपने में ग्रो अप हुआ करते थे, तो हम लोग एक दूसरे से साइकिल चला के दौड़ के जाते थे दोस्तों से मिलने के लिए। चलो शाम का वक्त हो गया, चलो मिल के आते हैं, चलो इसके साथ जाते हैं, चलो वहाँ बैठते हैं, चलो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। अब वो ख़त्म हो गया। तो डॉक्टर साहब, एक तो वो आपने बताया कि जो यूथ है 18 साल के 20 साल के, उन बच्चों या बच्चियों में हो रहा है। जैसे आमिर खान की बेटी थी, ज़बरदस्त पेशेंट, वो डिप्रेशन की रही, मतलब फैसिलिटीज सारी सब कुछ है घरों में, उसके बाद डिप्रेशन। देखिए आजकल मैं बच्चों को बहुत देखता हूँ ये चीज़, लाइफस्टाइल बड़ा बुरा हो गया है बच्चों का, बहुत ज़्यादा। अब आप देखेंगे बच्चे आउटडोर गेम्स खेलना ही नहीं चाहते हैं। मोस्टली क्या बच्चों का लाइफस्टाइल हो गया, मोबाइल मिल गया उस पर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल मिल गया उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। बच्चों ने अपनी लाइफ को बड़ा कन्फाइंड कर लिया। जब से आप देखेंगे, जब से कोविड के बाद, पहले तो था ही, कोविड के बाद और ये चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि बच्चों ने वो मोबाइल और वो जो लैपटॉप्स हैं और इनको ही, ये स्क्रीन को अपना फ्रेंड मान लिया है, और स्क्रीन में चलने वाली चीज़ों को अपना फ्रेंड मान लिया है। वो उन चीज़ों के साथ बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। बच्चों में इम्पल्सिविटी बढ़ गई है। क्यों? वो जो चीज़ें इसमें देखते हैं उनको लगता है ये रियलिटी है, बट वो रियलिटी नहीं है। जब कई फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने सुसाइड किया, घटनाएं हुई डिप्रेशन में जाके, तो ये क्या रीज़न सब आपको मिलते जुलते लगते हैं? देखिए जैसे फिल्म स्टार से, मैं तो मुंबई में रहा हूँ इतने समय, मुंबई में मुझे पता है इन लोगों का। देखिए क्या है, इन लोगों में फेलियर का डर बहुत ज़्यादा होता है, हमसे ज़्यादा। उसका रीज़न आपसे बताऊँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सिस्टम चला रहे हैं और आपका सब कुछ अच्छा चलता रहे, तो आप इसका रेंट भी निकाल लेंगे, प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे। पर अगर ये डाउनफॉल होने लगे तो आपको एक बार लगेगा यार अब मेरा क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लिनिक चला रहा हूँ,
मान लीजिए मैं पेशेंट ठीक करता हूँ, पेशेंट आते रहे, ठीक है, जब अगर पेशेंट्स कम होने लगेंगे तो मुझे एक बार सताने लगेगा, अरे यार अब कैसे पूरा सिस्टम चलाऊंगा, मेरे पास 4 काम करने वाले स्टाफ हैं, ये है, ये सब कैसे होगा। इन लोगों के साथ क्या होता है ना, देखिए जैसे मूवीज़ हैं, चली तो चली, नहीं तो नहीं चली, बड़ी से बड़ी मूवी भी पिट जाती है। दूसरी चीज़, ये लोग जिस सोसाइटी में मूव करते हैं वहाँ पे एडिक्शन बड़ा कॉमन है, नशा कई तरह के, ये तो बहुत तरह के हैविली ये लोग नशे लेते हैं, किसी भी तरह, जो कोई मरिजुआना ले रहा है, कोई कोकेन ले रहा है, ये लोग तो और इनकी बहुत सैचुरेटेड लाइफ होती है, उसमें कम लोगों से मिलना जुलना, ये लोग उस, और इनमें प्रेशर बहुत होता है, सोशल प्रेशर बहुत होता है, यार तुम ये करो। अब ये लोग जब ये सब चीज़ें करने लगते हैं और इनके फेलियर्स इनके सामने जब आने लगते हैं, तो ये लोग उस लाइफस्टाइल को बना के नहीं रख पाने का डर, उस लेवल पे रह पाने का डर, क्योंकि इनके अपने एक्सपेंसेस भी बहुत हैं। आप देखेंगे जितने फिल्म स्टार्स हैं, सुसाइड किया, जिन अपार्टमेंट्स, जिन बंगलोज में जहाँ रहते थे, इनके रेंट्स, इनके लोगों के पैसे बहुत ज़्यादा थे। जब आप उस चीज़ को मीट नहीं कर पाते हैं, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। अच्छा आपके साथ नहीं होता कि ऐसे पेशेंट रोज देखते हैं, अभी कोविड का वो दौर देखा, तो खुद उसका कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर आया हो कि थोड़ा चिड़चिड़े हो गए हो या इस टाइप से? नहीं ऐसा नहीं, पर कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जिनकी आप बीती सुन के बहुत अंदर से दुख भी होता है, पर अब वो कहते हैं कि इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, हमें तो करना है, हमें इलाज भी करना है, और हम अगर इमोशनल हो जाएंगे तो हम उनका इलाज नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। हमको प्रैक्टिकल भी रहना है और इमोशनल भी रहना, अ बैलेंस्ड वे। अ साइकियाट्रिस्ट हैज टू डील विद द पेशेंट्स इन अ बैलेंस्ड वे, बहुत इमोशनली नहीं जुड़ना बहुत है उसके इमोशनली से। नहीं जुड़ना है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार कहते हैं कि कुछ औरतें आती हैं बड़ी मक्कारी कर रही होती हैं अपनी फैमिली, उनको कैसे पकड़ते हैं आप लोग? देखिए सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर डिप्रेशन से भी ज़्यादा कन्वर्जन डिसऑर्डर देखा, एक बीमारी जिसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं, मतलब बेहोश हो जाती हैं। अब क्यों हो रही हैं ये पता करना बहुत ज़रूरी। एक्चुअली हमारे यहाँ एक चीज़ है कि अगर देखिए, हम फिर वही बात, एक जो ड्रॉबैक आता है स्मॉल टाउन में वो ये है, अभी मैं आपको कुछ दिन पहले का एक केस बताऊं कि एक लड़की आई थी और वो बेहोश हो जा रही बार बार, और घर वाले कई जगह उसको एडमिट करके लाए, और तो मैंने उनके घर वालों से सिर्फ इतना सा पूछा बात कि ये लड़की आपकी मोबाइल वगैरह ज़्यादा देखती है, कुछ करती है, ज़्यादा देखती है, बहुत स्पेंड करती है टाइम। तो उनके अरे नहीं डॉक्टर साहब, मोबाइल नहीं देखती, कुछ नहीं, हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं हैं। हमने कहा ठीक है चलिए। उनको मैंने 2-3 दिन की दवा लिखी। 2-3 दिन के बाद उनके चाचा आए, उसका कहेंगे सर थोड़ा ठीक है पर अभी भी दिन में 4-5 बार हो जाती है। तो मैंने उनके चाचा से पूछा कि क्या ऐसा आपको लगता है, कुछ बताना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइए, इसका मैं आपको हल बताऊंगा, क्योंकि ये जो दवा है ये इस बीमारी का इलाज नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो दिमाग में उसके चल रहा है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो मुंह से नहीं बता पा रही है, वो कॉन्फ्लिक्ट जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक वो इस हरकत को करना बंद नहीं करेगी। तो उन्होंने मुझे बताया सर ये एक मोबाइल बहुत देखती है, रात में किसी से बात करती है। तो मैंने कहा, मैंने उस दिन पूछा था तो उनके फादर और मदर थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे, कहेंगे सर अब क्या बताएं, आप जानते हैं समाज है, छोटा शहर है, पता चल जाएगा। अब फिर मैंने उस लड़की को एक बार बोला कि अगर आप लोग उधर से देखते रहिएगा शीशे के उस तरफ से, मैं इससे कुछ बात करूँगा अकेले में, इसलिए कि भाई मैंने अपनी फीमेल स्टाफ को बुलाया कि तुम भी यहाँ बैठ जाओ, कि जिससे कि एक प्रोफेशनली वो रहे। कि तो मैंने उससे पूछना शुरू किया, देन उसने मुझे बताना शुरू किया कि सर एक लड़का है, हम बात करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, घर में पता चला, घर पे अपोज हुआ, और उसके बाद मेरे को सिर में दर्द। सो दिस वाज द प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो इतने दिनों से, 1 महीने से भटक तो रहे हैं, पर किसी ने इस बात को निकालने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने उनके पेरेंट्स को समझाया, तो उनके पेरेंट्स का अपना कहना था कि भाई वो लड़का ही इज़ नॉट अप टू दैट लेवल, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही रोड साइड गाय है। पर ये अब प्रॉब्लम क्या हुई, उनके पेरेंट्स फिर मुझे बताने लगे कि सर उसने इसको इन्फ्लुएंस में ले लिया है फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा रहती हैं ये। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट है उसका। पर ये कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि वो बेहोश इसलिए हो रही है, उसको अटेंशन लेना है कि घर वाले अब बीमार है तो उसके ज़्यादा खिदमत करेंगे, उसके हाथ पैर ज़्यादा दबाएंगे, उसका सिर दबाएंगे, उसको प्यार करेंगे, और उसकी हर वो बात मान लेंगे जो वो चाहती है। ये उसको गेन है, ये उसका गेन है इंडिविजुअल का, लेकिन वो गेन गलत गेन है। हो सकता है फ्यूचर में उसको वो प्रॉब्लम कर जाए, मगर ये बातें निकालने में आप सोचिए मुझे कि 4-5 सीटिंग लगानी पड़ी उसके साथ, कुछ उनकी तरफ से एग्रेशन भी झेलना पड़ा। अच्छा ऐसे भी डॉक्टर साहब पेशेंट आपके पास आते होंगे कि आपका उसमें मेडिसिन जो है वो बहुत महंगी भी होती है, और बिल्कुल वो इस लायक नहीं होते होंगे कि वो
महंगा इलाज कर पाए, फिर क्या करते हैं? देखिए मैंने मतलब पहली बार पॉडकास्ट पे ये चीज़ बता रहा हूँ। अब तक यूजुअली मेरी दादी बोलती थी कि किसी को कुछ दिया करो तो उसको कभी उसका बखान मत किया करो, दो और खामोशी से दिया करो। तो डॉक्टर जीशान आप जानते हैं जो डेंटिस्ट हैं, वो मेरे दो छोटे भाई हैं, दोस्त भी हैं। और मैंने उनसे एक दिन बोला कि यार जीशान भाई ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते दवा है, मुझे ऐसा लगता है, और लंबे समय तक हमारा इलाज चलता है, कभी कभी किसी को लाइफ लॉन्ग चलता है। तो मैंने चैरिटी मेडिसिन मंगवाई, कंपनीज जिनकी मैं दवा लिखता हूँ उन्होंने उसे बोला कि आपके पास फिजिशियन सैंपल्स आते हैं, आप चैरिटी में दवा रखो। तो उसका मैंने एक अलग काउंटर बनवाया। वो पेशेंट्स आते हैं, कई बार बेवा औरतें आती हैं जिनके बेटे की दवा चलनी है, उनके पास नहीं है, वो गांव में किसी से मांग के बेचारी पैसे लाती हैं अपने घर वालों से। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, तो मैंने उनसे बोला कि आप अम्मा परेशान मत हो, आप दवा यहाँ से लेते जाना। तो मैं उनको महीने भर की दवा मैं खुद कंपनी वालों से बोलता हूँ कि आप लोग लाइए, रखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप रखिए, मैं उनको दूंगा। तो मैं उनको चैरिटी में मेडिसिन देता हूँ, उसका एक अलग काउंटर है और वो दवाएं मैं अलग से उनको देता हूँ। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब ये भावनाएं सभी लोगों के अंदर होने चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हैं आप मदद कर सकते हैं। मेरा एक चीज़ मानना है कि जो भी आप करते हैं, चाहे वो अच्छा और गलत काम हो या अच्छा काम हो, वो सबका हिसाब किताब यहीं देके जाना है। इट इज़ ऑल दैट वी हैव टू गिव इट हेयर ओनली। सो व्हाई नॉट डू सच थिंग्स कि जिसके लिए हमको बाद में ऊपर वाले को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, हर चीज़ के लिए हम लोग मतलब कोशिश करते हैं उसको फिट रखने के लिए, दिमाग को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता है हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम शाहरुख खान की तरह फिट रहें या आमिर खान की तरह फिट रहें, लेकिन हम फिर उतना एफर्ट नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं। तो दिमाग को फिट रखने के लिए फार्मूला कोई बताइए आप। सुबह उठ के देखिए मैं हर इंसान को एक चीज़ बोलता हूँ। जैसे आप में लोग पहले मस्जिद जाया करते थे सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए। आप परवेज़ भाई ये बताइए कि आज की जनरेशन में कितने लोग सुबह की नमाज़ पढ़ने जाते हैं? 2-3%। 2-3% लोग जाते हैं। हमारे में लोग पहले मंदिर जाया करते थे सुबह, अब कौन जाता है? 1-2%, वो भी शायद नहीं जाते। अब आप ये सोचिए कि ये जो चीज़ें लोग पहले किया करते थे, इसका एक साइंटिफिक बेसिस था। जैसे मैं आप लोग में जो नमाज़ पढ़ने को हो, इट इज़ लाइक एक्सरसाइज। आप गर्दन यूँ करते हैं, झुकते हैं, इट्स लाइक एक्सरसाइज। या हमारे में घंटा बजाना था, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज। मगर अब क्या है, लोग जो होते हैं वो रात में 2 बजे सोएंगे तो सुबह कैसे उठेंगे? आप ये बताइए। क्योंकि वो मोबाइल के साथ हैं, या बात कर रहे हैं, या रात में लेट आ रहे हैं। तो वो दे आर इनटू सच थिंग्स कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ हो चुका है। साइकेट्रिक बीमारियां जो होती हैं, उनमें अगर इंसान का लाइफस्टाइल अच्छा हो तो वो बहुत जल्दी रिकवर होती हैं। और दूसरी चीज़ है, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि जो फ्रेश एयर होती है वो हमारी बॉडी में जो हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ करती है, वो हमको इन बीमारियों से बचाव करने में मदद करती है। सुबह उठ के घूमना, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं रोज़ सुबह 6-7 किलोमीटर दौड़ता हूँ। आई हैव रिड्यूस 10 kgs ऑफ माई वेट विद इन दिस 6-7 months। या साइकिलिंग करता हूँ रोज़ सुबह 1 घंटा, 1-1.25 घंटा मेरा फिक्स है। तो मेरे को क्या होता है कि कंटिन्यूस पेशेंट देखने पड़ते हैं और मेरा दिमाग कंटिन्यूस चलता रहता है। तो आई हैव टू बी एनर्जेटिक टू डू दोज थिंग्स। अगर मैं मेंटली एकदम वो होऊंगा कि मैं थका हुआ होऊंगा तो मरीज़ नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बात इतनी करनी है। हमारे में जो चीज़ें हैं वो बात करने से, बीमारियां बात करने से निकलती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सुबह उठ के सैर करना, मानसिक तनाव कम लेना। एडिक्शन किसी भी फॉर्म, जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं सिगरेट पीना इज नॉट एडिक्शन, इट इज़, वो भी एक एडिक्शन है। आप हद से ज़्यादा पी रहे हैं, वो भी एक एडिक्शन हो गया है। मोबाइल हद से ज़्यादा, मोबाइल एडिक्शन है। आप देखिए, हम 5 मिनट जो है वो उस पर व्हाट्सएप ना चेक करें तो ऐसा वो ओसीडी हो गया कि चेक ही करना है, देखना है कोई मैसेज आया कि नहीं आया, तुरंत। लोग घंटों हैं। अभी आप वही कहते हैं ना, कई जगह पेपर्स में देखते होंगे 5 घर के लोग बैठे हैं, 5 मोबाइल देख रहे हैं। अब आप यही चीज़ है ना कि पीपल आर नॉट ट्राइंग टू शेयर देयर डिफिकल्टीज, वो अपने घर वालों को नहीं बताना चाह रहे हैं। अब यही सब प्रॉब्लम। पहले क्या होता था, लोगों के घर में कोई दिक्कत आती थी, लोग एक दूसरे के साथ बैठ के मशवरा करते थे। आज कोई मशवरा ही नहीं करता। तो आप अपने दिमाग को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? एक तो आपने बताया कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा हफ्ते में 1 दिन ऑफ लेता हूँ अपनी फैमिली के साथ। आपने एक बार मुझे संडे को का कॉल किया था तो दैट वाज लाइक कि वो अपनी फैमिली को देना चाहता हूँ। उसका रीज़न है कि मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि 60 साल के बाद आपका एसेट आपकी हेल्थ और आपके बच्चे ही हैं। अगर लोग मुझे अब मैं 60 का हो जाऊंगा और कोई मुझे, आप भी मुझे मिलेंगे परवेज़ भाई, कहेंगे अरे डॉक्टर साहब
तो आप पूछेंगे अच्छा सब सेहत ठीक रहती है ना डॉक्टर साहब, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, यही 2 क्वेश्चन जी, पूछेंगे। और एक्सकर्शनिस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हैं आप, खूब घूमने जाते हैं। मुझे शौक है और मुझे पहाड़ों का बहुत शौक है। पहाड़ों का, आपसे, आप कश्मीर गए थे, आपसे इंस्पायर हो गया था मैंने, और उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ईयर इस बार कश्मीर गया। तो मुझे है कि पहाड़ों पे जाने का बहुत शौक है। आई लव, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, पर सबसे बड़ा है कि अब बिकॉज ऑफ वर्क मैं ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ। मगर जब भी मुझे मौका मिलता है, मुझे एक ऐसी, आई एम नॉट एन अल्कोहलिक, मैंने आज तक कभी टच नहीं किया और मुझे और कोई शौक़ नहीं है। जस्ट मुझे एक ही है कि मुझे घूमना, सुबह सैर करना, दौड़ना, यही मेरे शौक़ हैं, बस आप समझ लीजिए। और इसीलिए मुझे लगता है ऊपर वाला मुझे जो जैसे भी रखे, बस यही शौक़ मेरे बने रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, यही हमारी दुआ है कि आप जैसे हैं वैसे रहें, आप गरीबों की मदद करते रहें, आप अच्छाई की तरफ हमेशा जो है रुजू रहें। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी परवेज़ भाई से कि मैं सांझी विरासत का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, एक छोटा सा हिस्सा, और वो मुझे मौका देंगे ज़रूर इसको बनने। बिल्कुल, आप हिस्सा क्या बनेंगे, आप उसमें पूरी तरीके से शामिल होंगे। और बहुत मज़ा आया, आपने वक्त दिया, हमारे चैनल को वक्त दिया, आप आए, थैंक डॉक्टर यू साहब परवेज़ अपना भाई, कीमती समय निकाल के, थैंक उसके यू लिए परवेज़ बहुत भाई। बहुत शुक्रिया। सबको मेरा इस्तकबाल, सबको मेरा सलाम, और फिर हम किसी दिन पॉडकास्ट में मिलेंगे परवेज़ भाई के साथ एक कॉफ़ी के साथ। जल्दी, बहुत ठीक? जल्दी। ठीक। थैंक यू।